अगर मैं तुमसे बात करूं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के, तो ओजोन लेयर में हमको ये देखने को मिलेगा कि ओजोन लेयर में आपका परिवर्तन मिल रहा है, ओजोन लेयर में आपका होल हो गया, या फिर ओजोन लेयर आपका जो है धीरे धीरे कर खत्म हो गई। तो फिर अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े थोड़े आपका अनडिजायरेबल चीजें हैं, बट समय समय के साथ आपका जो है बेसिकली परिवर्तन इसमें देखने को मिलता रहता है। तो एक क्वेश्चन आपका तुम्हारा यहां से भी बन सकता है कि लैंडस्लाइड के आपका वल्नरेबिलिटी जोन कौन से हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट कर अपने मार्क कर लीजिए। So there are 3 stages involved in the disaster mitigation and management। कोई भी तुम्हें जगह दे दी और तुमसे पूछा ये अर्थक्वेक के कौन से जोन का हिस्सा है, नवंबर दिसंबर के टाइम पर वहां बाढ़ आ जाती है, भयंकर बारिश, क्योंकि रिट्रीटिंग मॉनसून उसमें क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है, और ये बहुत ही इरिवर्सिबल सा फिनोमेना है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर तुम्हें आपका क्या लेकर आना है, अगर तुम्हें साइक्लोन लेकर आना है तो तुम्हारे पास कोरोलिस फोर्स क्या होनी चाहिए। ज्योग्राफी वाले आ गए ओए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। अगर तुम आपका देश का भविष्य हो तो आज इस जर्नी में तुम्हें एक और चीज मिलने जा रही है, एक और चैप्टर जिसकी अब तुम एंड की तरफ हो, है ना। अब ऐसे आपका आ गए हैं कि ज्योग्राफी बिल्कुल खत्म ही होने वाली है, कितने सारे चैप्टर्स थे। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वो हमने तो शुरू से देखा नहीं, तो अब हम क्या करें। मैं कई बार समाधान बता चुका हूं कि तुमने कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है और किसी के कई सारे आपका जगह के, जैसे बोर्ड में आपका दिल्ली के देख रहा था 11th क्लास के, या बाकी आपका जगह के एग्जाम देख रहा था, तो तुम्हारे पेपर 7-7 मार्च को है बेटा। अगर तुम अभी भी टुकड़ों में पढ़ाई कर लो, मतलब 2-2 चैप्टर करके आपका तोड़ के पढ़ाई करनी शुरू कर दो, तो भी बहुत सारी चीजें तुम्हारी ऐसी हैं जो कि कवर हो जाएंगी, और यकीन मानो कि तुम आपका अभी भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो कर दो शुरू और कर दो आगाज। मैं आपका इस चैप्टर का करता हूं आगाज, क्योंकि इसका नाम है नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेज और उसके मैनेजमेंट कैसे होंगे। देखो, तुमने बचपन में एनवायरमेंट पढ़ी होगी, और उस एनवायरमेंट में तुम आपका ये चीजें देखते होगे कि बहुत सारी सुनामी कैसे आते हैं, उससे निपटने के क्या प्रावधान है, फिर फ्लड्स आ गए तो उससे निपटने के क्या प्रावधान है। ऐसे ही कर आपका ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रावधान तुम्हारे आपका यहां पर लिखे हुए हैं। अपन क्या करेंगे, अपन इसको आपका जो है पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें आपका याद भी कराता हुआ चलूंगा। तुम कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आंसर देते चलना, मैं तुम्हें आज बहुत सारा होमवर्क भी देने वाला हूं। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपका ये देखो, एक तो सुनते हैं कि नेचुरल हजार्ड डिजास्टर आ गया है, ऐसी शक्लें आपका जो है बिल्कुल भयंकर सी। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की अगर बारे में मैं बात करूं तो देख रहे हो तुम, ये सारे नेचुरल हजार्ड की कैटेगरी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई साइक्लोन आ गया, कहीं पर फायर फाइटिंग्स लग गई, कहीं पर आपका जो है अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर आपका जो है कोई फ्लड आ गए, या फिर आपका कुछ और हो गया, सुनामी आ गई, बवंडर उठ गया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपका हमें क्या करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं, और इससे जो ह्यूमन लाइफ है वो ह्यूमन लाइफ आपका कहीं ना कहीं क्या रहती है, प्रभावित हो जाती है। अगर ह्यूमन लाइफ को आपका इंपैक्ट कम करना है तो उसके लिए हमको इनको क्या करना पड़ेगा, इनसे निपटने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के साथ साथ ये बहुत सारे आपका जो है फ्लोरा फोना को भी खत्म करती हैं, फिर उसके अलावा आपका प्रॉपर्टीज को भी डैमेज देती हैं, और फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में यहां पर रहेंगी। अब जैसे आपका हमेशा एक चीज मैं तुमसे कहता हूं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। समझ रहे हो मेरी बात? परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम क्यों है? क्योंकि अगर तुम आपका कोई ऐसा काम करते जा रहे हो जिसमें संसार आपका जो है बेसिकली परिवर्तित ना हो, तो वो तुम्हारा हमेशा ये देखना कि गलत ही होगा, क्योंकि दुनिया बनी फिर उजड़ेगी, फिर बनेगी, फिर उजड़ेगी, फिर बनेगी, फिर उजड़ेगी। तो ये एक परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन को तुम्हें एडहेयर करते हुए आगे बढ़ता जाना है, उसको आपका एडेप्ट करना है। अगर तुम देखोगे तो ये एक बहुत ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि किसी भी बिना प्रावधान के, किसी अनइंटरप्शन के लगातार चलता जा रहा है, चाहे वो आपका बड़े हों चाहे वो छोटे हों। और फिजिकल और जो सोशली और कल्चरली, आज जैसे पहले के आपका जमाने के टाइम पर जो मतलब आपका रूल्स हुआ करते थे सोसाइटी के अंदर, वो आज नहीं है। जो पहले के जमाने के अंदर आपका बेसिकली चेंजेस होते थे वो आज नहीं है। पहले जो आपका फिनोमिना हुआ करते थे वो शायद आज नहीं है। पहले आपका जो मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी स्केल्स पे आपका चीजें आती थी वो आज नहीं है। पहले शायद इतने साइक्लोन्स नहीं आते थे, आज ज्यादा हो गए हैं। पहले शायद इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं था, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, आज ज्यादा हो गया है। तो ये सारे आपका चेंजेस हैं, बट चेंजेस आपका ना हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आपका जो है आज रात को सोए और कल सुबह आपका जो है दुनिया में 70 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस की जब हम बात करते हैं
तो वो ये हो रहा है कि आपका इवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का, उससे बहुत सारे लैंडफॉर्म बनेंगे, ऑर्गेनिजम्स बन के निकल के आएंगे, जिसमें बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा जैसे अगर तुम देखोगे तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हेल स्टॉर्म हो गया, टॉर्नेडोज हो गए, डस्ट हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, ये बहुत सारी चीजों को आपका क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर, डिप्लेशन के तौर पर, ओजोन लेयर के तौर पर चेंज करते रहते हैं टाइम से। अब ओजोन लेयर में आपका जैसे ये सारी गैसेज हैं, या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ओजोन लेयर में हमको ये देखने को मिलेगा कि ओजोन लेयर में आपका परिवर्तन मिल रहा है, ओजोन लेयर में आपका होल हो गया, या फिर ओजोन लेयर आपका जो है धीरे धीरे कर कर खत्म हो गई। तो फिर अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आज ही से आपका इंपैक्ट कम करना पड़ेगा, अपनी जो चीजें हैं, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और बहुत सारे स्टेप्स आपका लेकर आने पड़ेंगे। अगर तुम एनवायरमेंट को आज देखते हो तो तुम बहुत सारे चेंजेस देख रहे होगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक तो तुम ग्लोबल वार्मिंग आपका देखते हो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपका तुम उसके अलावा टेम्परेचर में राइज देखते हो, टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत और सारे चेंजेस देख रहे होगे। तुम मुझे कमेंट में बताना कि तुम आज क्या क्या परिवर्तन देखते हो, जैसे तुम जब छोटे थे और आज जो तुम 11th क्लास में हो तो तुमने क्या क्या चेंजेस देखने हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं तो डिफरेंट मीनिंग हैव डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल, डिपेंड अपॉन द पर्सपेक्टिव वंस टेक व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर चेंजेस आर वैल्यू न्यूट्रल, ना तो वो बहुत ज्यादा आपका खराब है और ना ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमको आपका क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रली आपका कंपेक्ट देना पड़ेगा। दीज आर वैल्यू लोडेड। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन अगर अपनी आपका परिभाषा को समझ जाए कि हमें कितना इंटरफेयर करना है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उससे आपका क्या होगा कि ये बहुत ही वैल्यू एडिशन आपका हो जाएगा। देयर आर सम चेंजेस दैट आर डिजायरेबल एंड गुड लाइक द चेंजेस ऑफ सीजन। अब सीजन चेंज नहीं होगा, अगर ठंडी ठंड रह जाए तो मान लो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी, फिर तो लोग आपका जो है खतरनाक तौर पर खत्म होने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई तो भी आपका जो है लोग निकल लिए। तो इसलिए जो सीजन्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनसे रीपरिंग ऑफ फ्रूट्स मिलता है। फिर उसके अलावा आपका बाकी अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड्स वगैरह, ये थोड़े थोड़े आपका अनडिजायरेबल चीजें हैं, बट समय समय के साथ आपका जो है बेसिकली परिवर्तन इसमें देखने को मिलता रहता है। तो इसी चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीजें देखेंगे कि कैसे ये नेचुरल डिजास्टर हमारी लाइफ के अंदर एक हॉन्टेड तरीके से इंपैक्ट डालते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक आपका किसी भी चीज को इंपैक्ट कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुम्हें याद हो कि 2004 में आपका सुनामी आई थी, समझ रहे हो मेरी बात। इसके अलावा 2013 के अंदर आपका जो है केदारनाथ फ्लड्स आए थे, कितना तगड़ा इंपैक्ट आपका डला था कि हम आज भी उन चीजों से उभर नहीं पाते हैं। या फिर आपका जो है ताज अटैक हो गई, या फिर बहुत सारी चीज, अब वो तो अटैक है, वो तो उसको तो नेचुरल कैलेमिटीज में नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीजें आपका क्या करती हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव तक दिक्कतें देके जाती हैं। अगर मैं आपका तुम्हें आज के जमाने में बताऊं कि जो ज्योग्राफिकल लिटरेचर है, जो डिजास्टर हैं, डिजास्टर बेसिकली आपका दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हम जो आपका आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें ज्यादातर हम मोस्टली नेचुरल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे नेचुरल फोर्सेस हमारे लाइफ में आपका इंपैक्ट डाल रही हैं, और जो आपका इनोसेंट हैं, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स हैं, जो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि जब नेचर की मार पड़ती है ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता, सब बिल्कुल आपका ऐसे हाथ पे धरे के धरे रह जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए नेचर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बट नेचुरल फोर्सेस आर नॉट ओनली द कॉज ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर के जो कुछ रीजंस और भी हैं वो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ह्यूमन एक्टिविटी आपका हम अपनी कुछ बहुत सारी देखें, जैसे हम आपका बहुत ही हाई लेवल पर ड्रिलिंग करने की कोशिश करते हैं, पहाड़ों को काटने की कोशिश करते हैं, तो उससे लैंडस्लाइड आ जाती है। या फिर हम आपका और आगे बढ़े तो कभी कभी हम आपका ओवर यूज कर लेते हैं वाटर का, फिर वो ग्लेशियर आपका जो हम पिघला रहे हैं कि खुद ही ग्लेशियर पिघला दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे आपका जो है बेसिकली ये डिजास्टर आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये जो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हें अगर मैं बताऊं तो भाई जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुम इसको देखोगे तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी किसी और का वो थोड़ी था, मतलब ये तो ह्यूमन इंपैक्ट ही है, तो इसके रीजन तो रिस्पॉन्सिबल तो हम ही है। तुम भाई दुनिया भर में आपका वॉर कर रहे हो, न्यूक्लियर वॉर कर रहे हो, अब यूक्रेन और रशिया बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, तो वो जो ग्लोबल टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है और उनसे जो आपका दुनिया भर के आपका एक वेपन चल रहे हैं, वेपन की लड़ाई चल रही है, वो आपका दिक्कत ही है। उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस वगैरह आपका रिलीज, और फिर पॉल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैसेस, नॉइज, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे जानवर आपका खत्म हो गए होंगे उनकी वजह से। तो ये सारे हम आपका विक्टिम खुद ही हैं, हम खुद ही आपका जो है उसकी जड़ है। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी गोइंग ऑन इन एंड अराउंड? तो अभी मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए है ना, और कुछ एग्जांपल के तौर पर तुम आगे भी समझ सकते हो। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन मेड डिजास्टर हैव इंक्रीज्ड बोथ इन द ह्यूमन नंबर, मैग्नीट्यूड इन द ईयर्स
एंड एफर्ट्स ऑल्सो। अब जैसे सक्सेस है हमारी, ठीक है, दो द सक्सेस हैज बीन ओनली नॉमिनल सो फार, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट सम ऑफ द डिजास्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्शन। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अगर आज भी चाहें तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोलेबल हैं। As opposed, very little is possible to prevent natural disaster. Therefore, the best way out is to emphasize on natural disaster mitigation and management. तो हमारी आपका इच्छाएं तो खत्म नहीं हो पाएंगी, और हम हैं लालची, तो हमारी आपका काम पे तो हम रोक टोक लगा नहीं सकते, बट जो चीजें आपका नेचुरली आपका अट्रैक्ट हो रही है या नेचुरली आ रही हैं, उन चीजों को कम करने की कोशिश हम कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं हम। जैसे पहले से आपका पता लग जाए कि अगर कोई फ्लड आ रहा है या कहीं कोई अर्थक्वेक आ रहा है या कहीं कोई आपका जो है बेसिकली डिजास्टर होने वाला हो, तो वो चीजें अगर पहले से, अब भारत में तो भाई साहब ऐसा है कि मतलब दुनिया तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपका भगवान के भरोसे ही चल रही है। महादेव आते हैं कहीं से और महादेव आपका जो है रुद्र अवतार में बिल्कुल एकदम हनुमान जी आ जाते हैं, और फिर वो हनुमान जी सबकी रक्षा कर देते हैं कि भाई साहब कभी अयोध्या में आपका बम फूटने वाला है तो उसको हनुमान जी ने बचा दिया, फिर कहीं और चल रहा है तो भाई साहब उसे बचा दिया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने तो आपका कोई कर्म कांड ही नहीं है, वो तो भगवान आपका है, तो मुझे लगता है दुनिया चल रही है, नहीं तो भाई साहब हालात तो अपने आपका बेहिसाता है, कुछ भी कर रहे हैं। अब देखो इन सारी चीजों को आपका बचाने के लिए फिर भी ह्यूमन ने आपका कुछ ना कुछ किया है, मैं बता देता हूं तुमको। सबसे पहले हमने आपका एक एस्टैब्लिशमेंट किया, नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, समझ रहे हो मेरी बात? वो तुमसे क्या पूछेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया के अंदर कब बनाया गया? तो ये सर आपका बनाया गया था अर्थ समिट के बाद। और अगर तुम अर्थ समिट की आपका परिभाषा तुम्हें पता है तो अर्थ समिट 1992 के टाइम पर रियो डी जेनेरियो में आपका कराई गई थी, जो कि ब्राजील में हुई थी, और उसका इंप्लीमेंटेशन आपका धीरे धीरे कर 1993 तक इसको आपका मीटिंग्स हुई, और फिर 1993 में मीटिंग्स वगैरह जब हुई तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर आपका बातें की। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुई डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि हुई मई 1994 में, ये हुई योकोहामा में। अब योकोहामा, ठीक है, योकोहामा अगर तुम्हारे आपका नाम से तुमको पता लगे तो योकोहामा इज इन जापान। कहां पर है ये? जापान के अंदर है, ये पूछ सकते हैं तुमसे, है ना। और उसके अलावा बाकी भी हमने आपका बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं समय समय पर, तो ये दोनों पॉइंट आपका तुमको याद रखने हैं, ठीक। अगर आगे बढ़ते हैं अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बहुत ऑफनली आपका ये नोटिस किया है कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो डिजास्टर, नेचुरल हजार्ड्स आपका जो इनको देखते जाते हैं, और ये बहुत ही इरिवर्सिबल सा फिनोमेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने आज बनाया और आपका कल को ये खत्म हो गया, तो ये तो चलता ही जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। एज कंपेयर टू नेचुरल हजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर आर रिलेटिवली सडन एंड कॉज। अब नेचुरल हजार्ड की वजह से अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करूं तो वो कंपैरेटिवली स्लो हैं, वाइड स्प्रेड कम है, डेथ आपका जो उनकी ज्यादा स्केल पे आपको हो जाती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम, लाइफ ओवर विच पीपल हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल। अब इसके ऊपर हमारा कंट्रोल तो है नहीं। सो डिजास्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन आर डैमेज्ड, कॉस्ट इट इज वेरी हाई। जनरली डिजास्टर आर जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड ओवर, हैव नो टू डिजास्टर आर सिमिलर एंड कंपैरेटिव टू ईच अदर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे ये कह दूं कि कोई भी दो डिजास्टर हुए, क्या हम उनको कंपेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो। किसी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी की इंटेंसिटी कम हो सकती है, कहीं पर लोगों की आपका मरने की संख्या ज्यादा हो सकती है, कहीं पर आपका कम हो सकती है, किसने कितना इंपैक्ट किया इलाके को वो देख सकते हैं, और किसने कितना कम इंपैक्ट किया वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपका बेसिकली बिल्कुल नेगोशिएट नहीं हो सकती। However, the opinion mentioned above is indicative of three important things. अगर तुम इन तीन चीजों को आपका जो है बेसिकली समझ जाओ तो तुम्हारी लाइफ आपका क्या हो सकती है? आसान हो सकती है। पहली चीज हमें क्या समझना है? मैग्नीट्यूड कितना है उसका, इंटेंसिटी कितनी है उसकी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उससे कितना डैमेज हुआ है। डैमेज किस चीज को? नेचुरल डिजास्टर हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर। पहली चीज आपका ये समझ में आ गई हमको। दूसरा, there is a growing concern among people the world over to deal with the menace created by these so that the loss of human life and property can be minimized. अब हमें जो आपका कंसर्न है उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कर जो आपका हमारे जितने भी इंपैक्ट पड़ रहे हैं या जो आपका नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं उनसे कैसे आपका हम लाइफ को और बाकी प्रॉपर्टी को मिनिमाइज कर सकते हैं। और बाकी लास्ट स्टेप ये है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर द ईयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तीन पॉइंट आपके क्या रखने हैं? आपने
इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखने हैं। देयर हैज ऑल्सो बीन अ चेंज इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्डस। अब ओवर द टाइम जो आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, फिर आपका गैसेस का इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे समय के साथ साथ जो बारिश पहले आती थी, जो रेनफॉल हुआ करती थी, जो प्रिडिक्टेबल हुआ चीजें होता करती थी, वो आपका धीरे धीरे कर कम होती जा रही हैं। प्रीवियसली हजार्डस एंड डिजास्टर वर सीन एज टू क्लोजली एसोसिएटेड and interrelated phenomena, and these are area prone to natural hazard and were vulnerable to disaster। अब इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ूं, सो यहां पर जो लोग हैं, people avoided the tampering with the delicate balance that existed in a ecosystem। People avoided intensification of the activities in such areas, that is how disaster were less damaging। अब अगर तुम इनको समझोगे तो कैसे आपका जो है बेसिकली हम इनको कम कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे ना तो टेक्नोलॉजिकल पावर, जो आज के समय हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उससे हमने कोशिश ये की है कि हम कैसे आपका इनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इनको रिड्यूस करने में भी आपका साबित हुए या फिर आपका पर्पस हमारा फुलफिल हो गया, तो उससे बहुत हद तक हम आपका नेचर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स टेंड टू इंटेंसिफाई देयर एक्टिविटी। हम नहीं मान रहे हैं भाई साहब, हम बिल्कुल आपका जो है सदियों तक आपका ऐसा चाहते हैं कि भाई साहब अमर ही हो जाए, है ना। अब वो पहाड़ियों में आपका घुस घुस कर ऐसी बातें कर लेते हैं अपन कि भैया कहां क्या चल रहे हैं, और उनको सब काट देंगे, पीट देंगे। बर्फ सबको देखनी है, पर पहाड़ पे आपका जाने के लिए वो रास्ता भी कटा होना चाहिए, मेरी गाड़ी भी प्रॉपर निकल जाए, पर बर्फ भी आपका देखनी है मुझे। तो ये तो हमारी आपका लालच है, हम लालची हैं, समझ रहे हो मेरी बात। इनटू डिजास्टर प्रोन एरिया इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। Colonization of floodplain of most of the river and development of large cities and port towns like एक तो मुंबई, फिर चेन्नई along the coast and touching the shore due to high land values make them vulnerable to occurrence of cyclone, hurricane and tsunamis। अब जैसे पहले आपका हमारे जो भारत था वो किसका, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। तो ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पर हमने क्या किया, बहुत सारी चीजों को समुद्र के साथ कनेक्ट करने के चक्कर में जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े आपका जो है बेसिकली जगह हैं, उनको कनेक्ट कर दिया। अब वो कनेक्ट तो कर दिया हमने, है ना, बट उससे हुआ क्या, अब उससे होता यह है कि भाई वो जो बहुत हाई वैल्यूज है जो आपका बेसिकली कनेक्ट करनी थी हमको, उनकी वजह से अब समय समय पर आपका क्या आ जाते हैं, बहुत तेजी से आपका साइक्लोन आ जाते हैं, फिर साइक्लोन के बाद आपका हरिकेन, सुनामी, और इससे क्या होता है, इससे जो आसपास के आपका शहर हैं या जो बसे हुए शहर हैं वो धीरे धीरे कर आपका क्या होते जा रहे हैं, वो फिर आपका जो है निपट जाते हैं। जैसे मैंने तुमको इंडोनेशिया का एग्जांपल भी समझाया था। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी कि आपका कितनी ज्यादा चीजें जरूरी हैं और कितना तगड़ा इंपैक्ट ये डाल सकती हैं। अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो एक डेटा भी आपका बता रखा है। जैसे अगर तुम इस वाले डेटा के अंदर देखोगे तो यहां पर बहुत सारे आपका जो है बेसिकली तुम्हें प्रेडिक्शंस दे रखे हैं कि भाई कितने लोग आपका जो है बेसिकली ड्रॉट के कारण, अर्थक्वेक, फ्लड्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इनसे आपका इंपैक्ट हुए हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे तुमसे बात करूंगा ना कि भाई ये जो आपका बैलेंस बिगड़ा है हमारा, तो अगर तुम देखते हो तो इनसे कितने मैग्नीट्यूड पर आपका जो है बेसिकली क्या आया, मैग्नीट्यूड का आपका जो अर्थक्वेक आया, उससे कितने लोगों की आपका जो है दिक्कतें हुई। डिजास्टर लगभग लास्ट 60 साल में आपका कितना डिजास्टर हुआ है, कितनी तेजी से आपका चीजें बढ़ी हैं। Concentrated efforts are on various level to take appropriate measure to deal with the situation। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे आपका डील करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। Hence the issue was raised at यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब रेज हुआ, 1989 में। पहली बार जब हमने बात की ना तो हमने 1989 में आपका इस चीज के बारे में ये बात समझी कि भाई जो फॉर्मलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है किसके ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के, ये कब होगी, 1994 में। दोबारा 2 बार बोल चुका हूं, अब दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कहां पर हुई है, योकोहामा। योकोहामा कहां पर है, जापान में है। दिस वाज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड एज योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड। इसको भी आपने क्या रखना है, इंपॉर्टेंटली मार्क कर याद रखना है, और इसको प्लीज आपके अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा, नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपका बात करूं तो ह्यूमन बींग्स द वर्ल्ड ओवर हैव एक्सपीरियंस्ड डिजास्टर्स एंड हैव फेस्ड एंड लिव विद देम। अब हमको आदत सी हो गई है, मतलब जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे घर में आपका जो है पापा मम्मी रहते हैं
तो पापा मम्मी आपका जो है बेसिकली चाहे कितना ही कलेश कर ले, बट उन दोनों को पता है कि हमको साथ रहना है, और इसीलिए वो साथ रहते हैं। इसीलिए आपका जो हमारे पेरेंट्स वाली आपका जनरेशन थी वो बहुत सारी चीजों को एडेप्ट कर लेती है। आज की जनरेशन में क्या, नहीं 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 छोड़ो, छोटी सी बात हुई तोड़ दो, सब काम खत्म। तो ऐसे ही अब जैसे आपका जो ये चीजें आ रही है ना, जो हम डिजास्टर वगैरह देख रहे हैं, ये डिजास्टर के साथ हमको रहने की आदत हो गई कि अब तो बेटा ये अपना ही लगता है। कभी कोई आ जाएगा तो थोड़े दिन बाद 4 दिन याद रखते हैं, 5वें दिन भूल जाते हैं कि सब तेल लेने गया। ठीक है, नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर। अब एक और भी रीजन है कि आजकल आपका सबके पास फोन आ गया है, तो लोगों को पता लग जाता है कहां पर आपका फायर फाइटर्स हो रहे हैं, कहां पर आपका आग लग गई, कहां पर क्या हो गया। पहले तो लोगों को पता ही लग पाता था, वो टेलीविजन में आपका खबर आ गई तो आ गई, नहीं तो भाई साहब पता ही लगा पा रहे हैं। हैव इनिशिएटेड अ डिफरेंट लेवल ऑफ मिटिगेटिंग एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। अब इसको खत्म करने के लिए हम बहुत अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। Identification and classification of disaster is being considered as an effective and scientific step to deal with it. अब जैसे अगर हमको ये पता लग जाए कि कोई चीज आने वाली है, तो उससे कम तो खत्म तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बट उसको कम करने के लिए अपन प्रयास जरूर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपका आगे बात करूं, तो जो नेचुरल डिजास्टर है उनको हमने अलग अलग तार पर या 4 पार्ट्स में आपका तोड़ दिया। मैंने कुछ ज्यादा पार्ट तोड़ दिए हैं। जैसे सबसे पहले आपका जियोफिजिकल पार्ट, इसमें आते हैं अर्थक्वेक, मास मूवमेंट, वॉल्केनिक एक्टिविटी। फिर आते हैं हाइड्रोलॉजिकल पार्ट, जिसमें आता है फ्लड्स, लैंडस्लाइड, वेव एक्शन। फिर आते हैं मेट्रोलॉजिकल, जिसमें आता है स्टॉर्म, एक्सट्रीम टेम्परेचर, फॉग, ये सारी चीजें। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आते हैं ड्रॉट्स, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट, वाइल्ड फायर। फिर आते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, एनिमल एक्सीडेंट, एपिडेमिक, फिर उसके अलावा इंसेक्ट इंसेंटिफिकेशन। फिर आते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जिसमें आपका स्पेस, वेदर वगैरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तुम अगर ये 5 भी आपका याद रख पाओ तो आपका तुम बता देना। वैसे तो 4 कैटेगरी हैं ये चारों, जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल। बायोलॉजिकल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ये एड ऑन मैंने डाल दी है तुम्हारे लिए। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्री विच हैव एक्सपीरियंस्ड मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, और हम ये बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं। एवरी ईयर, बहुत साल, मतलब आपका जो है तुम देखोगे हर साल लगभग आपका बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपका सिर्फ इन्हीं के चक्कर में अपनी क्या खो देते हैं, जिंदगी खो देते हैं। जिनके ऊपर बीतती है उनको आपका पता लगता है, बाकी सब लोग भूल जाते हैं, और फिर आपका जो है आगे जिंदगी चलती रहती है। अगर हम देखेंगे तो इस कंटेक्स्ट में आपका बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले इस पूरी आपका स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना, ये इतनी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है कि अगर मैं तुम्हारा आपका टीचर होता, अगर मैं तुम्हारा टीचर होता, तो मैं एनवायरनमेंट से इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे आपका पेपर के अंदर ये केस स्टडी पूछता ही पूछता। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से आपका तुम्हारे टीचर्स को भी थोड़ा सा लगाव होना चाहिए। अगर वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ाने का नाम नहीं है, ज्योग्राफी उसको समझाने का काम है, कैसे आपका चीजें हैं। तो इसलिए ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। बात है योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इसको एक और भी नाम से जानते हैं, IDNDR। IDNDR के नाम से अगर तुम समझोगे, सो योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड द प्लान एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड। कहां पर हुई है, कहां पर हुई है, तो बच्चा अब याद कर लेगा कि योकोहामा कहां पर है। यह है जापान के अंदर। होता क्या है, ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन and other state met at World Conference on Natural Disaster Reduction in the city of Yokohama। अब ये योकोहामा में कब से कब तक हुई, 23 से लेकर 27 और 1994 में मई के टाइम पर आपका ये हुई। It acknowledged that the impact of natural disaster in terms of human and economic losses has risen in the recent years। समय के साथ देखोगे तो आपका जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपका हमारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, उनकी वजह से जो इंसान की लाइफ पर इंपैक्ट पड़ रहा है वो समय के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। And the society in general has become vulnerable to natural disaster. It also accepted that these disaster affected the poor and disadvantaged group the worst। अब जो गरीब आदमी है बेचारा, वो दोबारा अगर एक बार उसका कुछ चला गया तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है, फिर उसको दोबारा से खड़ा। भाई गरीब आदमी तो छोड़ो, तुम अपन मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ पर अपने एक बार कोई छोटा सा आपका बेसिकली टीवी भी अगर कहीं खो जाता है, मोबाइल टूट जाता है, तो दोबारा मोबाइल लेने में कितना समय लगता है अपने को आज में, है ना। तो वो तो बेचारे आपका जो बेसिकली उस लेवल पर देख रहे हैं। particularly in the developing countries which are ill equipped to cope with them। अब जैसे मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अब इन अफ्रीकन कंट्रीज में आपका जो लोग रह रहे हैं, इन अफ्रीकन कंट्रीज वाले लोगों को आपका अगर तुम देखोगे तो ये कैसे कॉप अप करेंगे, वहां पर कोई डिजास्टर हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर वहां पर दिक्कत ही दिक्कत है। पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, अपन इंडिया में भी आपका बात कर सकते हैं,
which are all equipped to cope with them. Hence the conference adopted the Yokohama strategy as a guide to rest of the decade. आने वाले समय में एक आपका पूरे दशक में क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर चर्चा यहां पर की गई। अब सुनो, इस रेजोल्यूशन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज मेंशन्ड बिलो। क्या क्या बातें हुई वो समझते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, ईच कंट्री हैज द सॉवरन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द सिटीजनशिप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। सबसे पहले तो आपका सॉवरन का मतलब पता होना चाहिए। सॉवरन का मतलब होता है कि हमारे इंटरनली और एक्सटर्नल मैटर के साथ आपका कोई डील करता है तो ये आपकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुमको क्या करना है। तुम्हें अगर अपने सिटीजन्स को बचाना है, जो नेचुरल डिजास्टर तुम्हारी कंट्री में आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और अगर तुम अपनी कंट्री प्रोटेक्ट कर लेते हो तो वर्ल्ड एक सेफर प्लेस ऑलरेडी बन जाएगा धीरे धीरे कर। दूसरी बात, इट विल गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्री। हमें सबसे पहला फोकस किसकी तरफ रखना है? डेवलप कंट्री तो अपना कर लेंगी बट डेवलपिंग कंट्री को हमें प्रायोरिटी पर रखना है। इसके बाद फिर लीस्ट डेवलप की बात करेंगे, लैंडलॉक कंट्रीज की बात करेंगे। लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती हैं? जो कि किसी तरफ से आपका जो है बेसिकली चारों तरफ से अगर घिरी हुई हो किसी ना किसी तरफ से, और फिर आपका वहां पर कोई मिटिगेशन हो गया, कुछ हो गया, भागने के लिए कुछ नहीं, तो लैंडलॉक कंट्रीज को भी रखेंगे। नेचुरल एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। अब जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं उनको भी अपन ने क्या रखना है? याद रखना है। इट विल डेवलप एंड स्ट्रेंथन नेशनल कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज where appropriate national legislation and the other natural and disaster prevention, mitigation and preparedness, including mobilization of non-governmental organization and participation of local communities। बहुत सारे आपका जो है ऐसे एनजीओ होंगे जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे आपका जो है लोकल कम्युनिटीज होंगे जो इनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दिखाएं, जिससे क्या हो सकता है, जिससे हम इनके लिए ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से आपका तैयार हो सकते हैं। एक और चीज, इससे क्या होगा? इससे जो प्रमोशन होगा और प्रमोट करेंगे हम, और उसके अलावा मजबूती आएगी किसमें? सब रीजनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और जो एक्टिविटी हैं उनको हम धीरे धीरे कर क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे डिजास्टर कम हो जाएंगे। फिर उसके अलावा ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, इनको देख सकेंगे। टेक्नोलॉजी शेयरिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक डेवलप कंट्री है, जैसे यूएसए के पास बहुत सारी आपका टेक्नोलॉजी है, तो अब म्यांमार के पास आपका टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडोनेशिया के पास आपका टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया अपने नेबरिंग की आपका मदद कर दे, श्रीलंका को बता दे कि भाई तुम्हारे यहाँ आपका ऐसा एकदम से कोई साइक्लोन आ रहा है तो तुम पहले से आपका तैयार रहो, तो ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अगर मान लो तुम्हारे पास आपका रिसोर्सेज हैं तो जल्दी से जल्दी, जैसे अगर तुमको याद हो तो जब बहुत सारी जगह बीच में आपका जो है बिल्कुल एकदम से बहुत लंबे अर्थक्वेक आए थे, समझ रहे हो मेरी बात, तो हमने क्या भेजी? उनको रिलीफ भेजी। कोविड के टाइम पर हमने आपका दूसरी जगह वैक्सीन भेजी। तो इससे क्या होता है? ये हमें आपका चीजें समझ में आती हैं। इट ऑल्सो डिक्लेयर द डिकेड 1990 टू 2000 एज इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर। इस चीज को प्लीज इंपॉर्टेंट आपका रखिएगा, क्योंकि तुम्हारे पेपर में आपका क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्डस इन इंडिया की बात करें तो बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर में अपन आपका ये देखते हुए आए हैं कि कैसे फिजिकली और सोशल कल्चरली वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू इट्स वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज एंड कल्चरल प्रायोरिटीज दैट स्कॉलर ऑफन डिस्क्राइब इट यूजिंग टू मीनिंगफुल एडजेक्टिव, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहां पर हमारा जो है वो बहुत भिन्न भिन्न प्रजाति के, बहुत अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक साथ मिलकर आपका रहते हैं। इट्स वास्टनेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एट्रीब्यूट कंबाइंड विद इट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉलोनियल पास्ट। अब हमारा जो बेसिकली आपका इतनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये किसके साथ जुड़ी हुई है? कॉलोनाइजेशन के, जो पहले आपका हमारे पास्ट में लोग रहे हैं। Continuing various form of social discrimination and also equally large population have enhanced its vulnerability to natural disaster. These observations can also be illustrated by focusing on some of the major and natural disaster in India. अब सबसे पहले जो आपका नेचुरल डिजास्टर की अपन बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर आप देखोगे तो सबसे अनप्रिडिक्टेबल एक ऐसा आपका डिजास्टर रहा है जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है, मतलब मुश्किल सा हो जाता है। अर्थक्वेक दैट आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन, तुम्हें पता है कि अगर अंदर आपका पृथ्वी के देखोगे तो पृथ्वी के अंदर तुम्हारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं,
उन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपका मूवमेंट के कारण जो अर्थक्वेक जनरेट हो रहे हैं या कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका रीजन है, जो आपकी जगह है, वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हो रही है और बड़े लेवल पर आपका होती जा रही है। दीज अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट ब्रॉट अबाउट अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। अब अर्थ के अंदर से मान लो मैंने तुम्हें आपका पढ़ाया था अर्थक्वेक के बारे में, सडनली आपका एनर्जी रिलीज हुई, कई सारी वेव्स निकली, पी वेव निकली, एस वेव निकली, एल वेव निकली, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव वेव, रेलेग वेव, ये सारी निकली, और उससे क्या हुआ, जो अर्थ क्रस्ट है वो फिर इंपैक्ट हो जाती है। अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक इरप्शन, रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, सबसिडेंस। अब ये सबसिडेंस मैंने तुम्हें बता रखा है, बहुत सारी चीजों से आपका सबसिडेंस हो सकता है ना। उसके अलावा पर्टिकुलरली इन द माइनिंग एरियाज, जहां पर बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है, समझ रहे हो, अगर उसके अलावा जो डैम्स हैं, बहुत बड़े लेवल पर आपका डैम्स बना रखे हैं हमने, एंड रिजर्वायर हैव इमिटेटेड एरिया टू इन्फ्लुएंस द स्केल ऑफ डैमेज। तो यहां पर आपका क्या हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर आपका डैमेज हम देख सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बोथ द प्लेट्स आर सेड टू बी लॉक्ड विथ ईच अदर, एंड बाकी रिजल्ट इससे क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर आपका चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। अगर तुम देखोगे कि अगर एक्सेसिव आपका एनर्जी रिजल्ट क्या करेगी, कि इससे जो हमारे पास आपका स्ट्रेस है जो चीजों के ऊपर, वो धीरे धीरे कर कर आपका वहां की एनर्जी रिलीज होती है, और ज्यादातर आपका इलाके कहां पर इंपैक्ट होंगे, जो हिमालयन वाले रीजन है, हिमालयन वाले रीजन्स में आपका दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे हिमालयन वाले रीजन में अगर आपको तुम देखोगे तो यूनियन टेरिटरी है हमारे पास, जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका लद्दाख वाला रीजन है हमारे पास, है ना। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग वाला सब डिवीजन हो गया, वेस्ट बंगाल वाले रीजन हो गए, ये कुछ आपका सेवन सिस्टर्स हो गई हमारी, ये कुछ रीजन हैं जो कि आपका बहुत ज्यादा क्या है, रडार पे रहते हैं। इन रीजन के अलावा अगर तुम देखोगे तो सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी आपका जो है रहता है। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो गुजरात आपका जो है हमेशा रडार पर रहा है, 1819, 1956, 2001, ये तुम देखोगे तीनों मेजर आपका अर्थक्वेक रहे हैं। और महाराष्ट्र में 1967 और 1993 में जो अगर हमने देखे हो अब तक के सबसे सीवियर अर्थक्वेक अगर हमने देखे हैं तो वो इन वाली समय पर देखे हैं। Earth scientists have found it difficult to explain the occurrence of earthquake in one of the oldest, most stable and mature land masses of peninsular block for a long time। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुमको आपका और बड़ी लेवल की आपका बातें समझाऊं, तो तुम देखते हो कि अगर हम आपका आगे आगे धीरे धीरे कर कर इनकी इमरजेंस को समझें, इनकी फॉल्ट लाइन को आपका समझ लें, इनको ये समझ लें कि ये कैसे आपका फॉल्ट लाइन डेवलप्ड हो गई है, इनकी रिप्रेजेंटेशन को समझ लें। अगर मैं ये समझ लूं कि जो भीमा रिवर है, भीमा रिवर पता है तुमको किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा रिवर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये कहां पर मिलेगा तुमको, लातूर डिवीजन ऑफ, लातूर कहां पर है, लातूर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया। अगर तुम और देखते हो तो उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पॉसिबल ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंडियन प्लेट। अब इसको अगर आप देख सकते हो तो यहां पर आपका जो है तुम्हें चीजें देखने को मिल जाएंगी। इतना नोट कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, कर लो, नोट कर लो। अब इतनी बात अगर तुमने लिखी ली है, तुमको समझ में आ गया ना इतनी बातें। अब देखो, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अब मेरा तुमसे कहना यह है कि भाई अगर तुम आपका इस नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी के बारे में बात करते हो, ठीक है, तो एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक बीमारी है, बीमारी नहीं है ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, ऐसा तो मतलब बुरा मत मानना है ना, क्योंकि भारत जिसमें लगा हो वो बीमारी कभी नहीं हो सकता, वो बीमारी का इलाज होता है। तो इसका एक डिपार्टमेंट है जिसको अपन कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, अलग से आपका जो रखते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग से, मतलब आपका ये सारे लोग मिलकर मिटिगेशन के लिए या फिर आपका ये कह लें कि अर्थक्वेक से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। अलॉन्ग विद द रिसेंटली फॉर्म्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। लगभग इन्होंने 1200 से ज्यादा कम से कम एनालिसिस किए अर्थक्वेक के, और जो इंडिया में आए हैं उनसे आपका इन्होंने बहुत सारी कैटेगराइजेशन को संभाला। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने टोटल 5 जोन्स में इंडिया को अर्थक्वेक के हिसाब से डिवाइड किया। एक इन्होंने बताया वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, दूसरा इन्होंने बताया हाई डैमेज रिस्क जोन, तीसरा बोला इन्होंने मॉडरेट, चौथा बोला लो डैमेज रिस्क जोन, और फिर आ गई ये वेरी लो डैमेज रिस्क जोन पर। अब अगर तुम इसको यहां के हिसाब से देखते हो तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट आपका बेसिकली 5th जोन के अंदर है। और 5th जोन का मतलब होता है कि अगर यहां पर शेकिंग हुई तो बहुत बड़े लेवल पर आपका डिजास्टर हो सकता है। ये जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और इसके अलावा आपका गुजरात वाला इलाका, ये भी आपका बेसिकली रडार पर है और जोन 5 के पास में आते हैं।
अगर मैं जोन 4 के बारे में बात कर रहा हूं तो जोन 4 ये रहा, यूपी वाला इलाका, ऊपर वाले इलाके और फिर इधर उत्तराखंड वाले इलाके, ये सारे आपका जोन 4 के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ। जोन 3 अगर तुम देख पाते हो तो ये पूरा इलाका इधर से टच करता हुआ, और जोन 2 जो कि कम रिस्क पे है वो भी आपको तुमको यहां देखने को मिल रहा है, ये वाले इलाके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको बहुत सारे आपका जगह पर दिक्कतें हैं और इनको मिटिगेट करने के लिए हम आपका काम कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या आपका कॉन्सिक्वेंसेज है उनको समझो। The idea of an earthquake is often associated with fear and horror due to the scale, magnitude, and suddenness at which it spreads disaster on the surface of earth without discrimination. तो अगर इस बात में कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर कहीं पर भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है तो उससे होता क्या है, एक जगह भयानक सी कंडीशन, हॉरर फैल जाता है, अलग अलग स्केल मैग्नीट्यूड की आपका चीजें देखने को मिलती हैं, और अगर ये कैलेमिटी आपका स्ट्राइक करती है तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर आपका पॉपुलेशन को दिक्कत देती है। इट नॉट ओनली डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द सेटलमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, इंडस्ट्रीज and other development activity, but also robs the population of their material and socio-culture gains that they have preserved over generation. एग्जाम्पल के तौर पर हमने बहुत सालों में, बहुत जनरेशंस में, दादाजी, उनके पिताजी, उन्होंने सबने मिलकर आपका घर तैयार किया। अब वो घर आपका बनकर तैयार हुआ और अर्थक्वेक के चक्कर में आपका उसमें कोई दिक्कत आ गई या कोई परेशानी आ गई या फिर आपका और कोई दिक्कत हो गई, तो इससे होता क्या है, इससे आपका जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब ये समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि जो कि हमारे इमोशनल टच को भी डैमेज कर जाती हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इट रेंडर्स देम द होमलेस, पुट्स एन एक्स्ट्रा प्रेशर, अब घर दोबारा से बनाने का प्रेशर आ गया, स्ट्रेस हो गया, फिर इकोनॉमी और डेवलपिंग कंट्रीज में आपका ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। अर्थक्वेक हैव आल्सो इनकम्पासिंग डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ देयर अकरेंस। अपार्ट फ्रॉम दीज, the earthquake also have some serious and far-reaching environmental consequences. इससे दिक्कत होती है कि जो सरफेस वेव्स हैं, जिनको हम सिस्मिक वेव भी कहते हैं, प्रोड्यूस फिजर्स ऑन द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट थ्रू विच वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल गश आउट, इंडिकेटिंग द नेबरिंग एरियाज। अब जब पानी उनी बाहर आएगा फिर वो आपका अलग से एक कैलेमिटी पैदा कर देगा। Earthquake are also responsible for landslide and often these causes obstruction in the flow of river and channel in the formation of reservoir. अब जब लैंडस्लाइड हुई तो कभी कभी आपका डैम पे आपका लैंडस्लाइड हो गई या फिर बीच सड़क पे आ गई, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिल जाते हैं। Sometime river also changes their course causing flood and other calamities in the affected areas. अब इससे होता क्या है, इससे बाकी आपका चैनल्स में भी दिक्कत और बाकी जगह भी आपका जो है दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के, तो देखो सबसे पहले ऑन ग्राउंड, ऑन मिड स्ट्रक्चर, ऑन वाटर। देखो अगर ऑन ग्राउंड की बात करूं तो फिशर सेटलमेंट इशू है, लैंडस्लाइड एक आपका इशू हो जाता है हमारे पास, लिक्विफिकेशन, अर्थ का प्रेशर, चेन इफेक्ट, ये बहुत सारे रीजन। मैन मेड कौन कौन से हैं, क्रैकिंग, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग, कोलैप्स, पॉसिबल चेन इफेक्ट। इसके बाद ऑन वाटर पे क्या, वेव्स, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, सुनामी, पॉसिबल चेन इफेक्ट, ये सारे आपका पॉसिबल रीजंस देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। अब जैसे अर्थक्वेक को आपका हजार्ड, मतलब एक मिटिगेशन अगर हम इसको देखें तो बाकी डिजास्टर के कंपैरिजन में डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक आर मोर डिवास्टिंग, ज्यादा है, दिक्कत है, क्योंकि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे कोई भी ऐसी चीज जो कि सडनली आ जाए या फिर एकदम से आपका दिक्कत दे तो उसको थोड़ी सी दिक्कत तो हमेशा रहेगी। सिंस इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक, तो इससे समय पर जो रिलीफ पहुंचनी चाहिए या जो समय पर आपका एक प्रेशर जो आपको देखना चाहिए वो भी एक मुसीबत हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, हेंस द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टू एम्फेसाइज द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इसी के लिए अगर तुम देखोगे तो हमारे पास आपका फोर्सेस आती हैं, जैसे एनडीआरएफ का नाम सुना होगा तुमने, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। ये फोर्सेस हमने क्यों तैयार किए हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए आपका प्रिपेयर तो हुआ जा सकता है, और अगर हम उनके लिए प्रिपेयर रहेंगे तो उससे होगा क्या कि कुछ लेवल तक आपका उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो इससे हमने क्या किया, एस्टैब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग, हम सबसे पहले आपका इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी हमने। उसके लिए हमने क्या किए, सेंटर्स बना दिए, सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स बनाए, रेगुलर मॉनिटरिंग, फास्ट डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन,
ज्यादातर तेजी से आपका इंफॉर्मेशन पास हो जाए। अमंग द पीपल इन द वल्नरेबल एरियाज, जहां पर आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया बाकी सारी चीजों से कट हैं, वहां पर ज्यादा तेजी से आपका हम इस चीज को पहुंचा पाए। यूज ऑफ ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको आप जीपीएस भी कहते हैं, वो भी हेल्प कर सकता है आने वाले समय में इन सारी चीजों को कम करने में। फिर क्या कर सकते हो, फिर आपका बेसिकली प्रिपेयर करो खुद को, बेसिकली लोगों को अवेयर करो, समझाओ उनको, एक्सरसाइजेस करवाओ, उनको ये बताओ कि कौन कौन से आपका हिस्से में कहां कहां पर दिक्कत हो सकती है, जिससे हम उसको मिनिमाइज कर सकें समय के साथ। और जो आजकल के जमाने में अपन आपका घर बना रहे हैं उसको मॉडिफाई कर कर बनाओ, ऐसे घर बनाओ जिससे आपका अर्थक्वेक प्रोन हो, बिल्डिंग के डिजाइन थोड़े अच्छे करे जा सकते हैं, वल्नरेबल एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देख सकते हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिग अर्बन सेंटर उनको भी आपका देख सकते हैं। फाइनली मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन एंड यूज लाइट मटेरियल इन मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन वल्नरेबल एरियाज। तो इससे क्या हो सकता है, इससे कुछ हद तक आपका चीजें कम हो सकती हैं। ये एक एनसीईआरटी के अंदर का मैप है। अगर तुम इस एनसीईआरटी के अंदर के मैप को आपका समझ लेते हो तो तुम्हें होगा क्या कि ये पेपर में आपका बताने के लिए काम आएगा। अब तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो कल को मैम ने इस वाले इलाके के अंदर, इस वाले इलाके के अंदर और इस वाले इलाके के अंदर और इस वाले इलाके के अंदर आपका कोई भी तुम्हें जगह दे दी और तुमसे पूछा ये अर्थक्वेक के कौन से जोन का हिस्सा है, तो बच्चा अब तुम्हें जानता है कि जोन 5 का जो इलाका है ये इन्हीं वाले इलाकों में देखने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट की बात कर दे, एग्जांपल के तौर पर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश कह दे, चाहे फिर वो आपका मणिपुर कह दे, चाहे वो फिर आपका मिजोरम कह दे, चाहे वो फिर आपका नागालैंड कह दे, मेघालय कह दे, कुछ भी कह दे, या फिर वो आपका गुजरात कह दे, तो ये वाले जो रीजन है, ये वाले आपका रीजंस में क्या होगा, हमें जोन 5 आपका देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आपका मैपिंग को तुम्हें इंपॉर्टेंट बोला है और मैपिंग आपका तुम्हें याद भी होनी चाहिए। एक हजार्ड खत्म हो गया, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नाम है उसका नाम है आपका सुनामी, ठीक है। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन दैट कॉजेस सी फ्लोर टू मूव एब्रप्टली। अब जो सी फ्लोर है उसमें मूवमेंट होगी, क्योंकि अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक से आपका शेकिंग वगैरह होगी। अब शेकिंग हुई तो जो सी फ्लोर है, जो मेरा ये सी फ्लोर था, इसमें आपका मूवमेंट, इसमें मूवमेंट आ रही है। अब जब इसमें मूवमेंट आएंगी तो उससे क्या होगा, सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब जब ओशन वाटर आएगा तो उससे आपका बेसिकली क्या होंगी, वेव्स राइज करेंगी, बड़ी बड़ी वेव्स राइज करेंगी। और जो ये वेव्स आई, अगर वेव्स आपका ज्यादा बड़ी हो गई तो अब ये हाई वेव्स की फॉर्म में इनको सुनामी कहते हैं। अब ये सुनामी हार्बरर वेव्स भी या फिर सिस्मिक सी वेव्स के नाम से भी है। नॉर्मली द सिस्मिक वेव्स कॉजेस ओनली वन इंस्टेंटेनियस vertical wave, but after initial disturbance a series of after waves are created in the water that oscillate between high crust and low trough। मैंने तुमको आपका वेवलेंथ का कंसेप्ट समझाया था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमको याद हो तो ये आपका इलाका, ठीक है, और ये आपका जो है बेसिकली यहां पर तुम देख रहे हो ये ऑसिलेशन, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा था कि अगर दो क्रस्ट हैं, ये वेव्स आपका राइज कर रही हैं, इनको वेव्स को आपने देखा, वेव्स का ऑसिलेशन आप देख रहे हो। अगर ये ऑसिलेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इन ऑसिलेशन से क्या हो रहा था कि वेवलेंथ भी आपका मेजर, तो जो क्रस्ट और ट्रफ वाला इलाका था, जो क्रस्ट और ट्रफ वाला इलाका था, ये भी हमको समझ में आया। तो वो यही कह रहा है कि जो क्रस्ट और ट्रफ वाला है कि एक के बाद एक वेव्स आ रही है, हाई क्रस्ट, हाई ट्रफ, हाई क्रस्ट, लो ट्रफ, ऐसे आपका वाटर लेवल को स्पीड चेंज होती जाएगी। सो द स्पीड ऑफ वेव इन द ओशियन डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर। अगर मान लो कि इसकी जो डेप्थनेस है, मान लो ये आपका जो बेसिकली रेजिस्टेंस है, तो इसका जो डेप्थ है, जो इसकी डेप्थ है, कितनी आपका डेप्थ पर पानी अपना काम कर रहा होगा, वो सारा डेप्थ आपका यहां से पता लग जाएगा हमको। शैलो वाटर इन द ओशियन, अगर वहां पर कहीं पर शैलो वाटर हो तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशियन एंड मोर नियर द कोस्ट। इस पॉइंट को आपका इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। वो क्या कह रहा है, सुनामी इज लेस ओवर द ओशियन एंड मोर नियर द कोस्ट। जहां पर भी आपका कोस्टल इलाका होगा वहां पर सुनामी का इंपैक्ट ज्यादा होगा। वेयर दे कॉजेस लार्ज स्टेक्स डिवास्टेशन, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगर तुम देखोगे तो शिप एट द सी इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सुनामी। क्यों? इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ सुनामी इन द डीपर पार्ट ऑफ द सी। अगर जैसे जैसे आपका डेप्थ में जाते जाएंगे वहां पर सुनामी को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। It is so because over deep water the tsunami has very long wavelength।
अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये आपका मेरी क्या है, ये वेवलेंथ यहां पर आपका फंसी हुई है, ठीक है। अब मैं इस ओशन के नीचे आपका जाऊंगा तो प्रॉपर एक स्पेसिंग है, जो सी फ्लोर है मेरा यहां से यहां तक का, ये सी फ्लोर पूरा आपका ऐसा बना हुआ है कि अगर इसके अंदर कोई वेव राइज भी करेगी तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? पानी से निकली और फिर वो पानी में आपका डंप, तो उसका जो आपका बेसिकली वेव्स का पीरियड बन रहा है वो आपका क्या है, वो लगभग आपका कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरा आपका पार्ट, और फिर वो वहां पर आपका कम इफेक्ट। पर जब वो ओशन के बिल्कुल शोर के पास आ गया और बिल्कुल एकदम आपका बिल्कुल ग्राउंड पर पहुंचा, तो अब वहां पर उसको पूरा ट्रैवल करने के लिए आपका क्या मिल रहा है, पूरा ट्रैवल करने के लिए आपका स्पेस मिल रहा है। अब जब स्पेस मिला तो उससे क्या हुआ, उससे आपका जो लेंथ है उसकी वो बढ़ गई, और इससे क्या होगा, इससे जो वेव हाइट थी वो भी इंक्रीज करेगी। अब सुनामी वेव्स रेजेस द शिप ओनली अ मीटर और टू ईच राइज एंड फॉल टेक्स सेवरल मिनट्स। Opposed to this, when a tsunami enters shallow water, its wavelengths get reduced. अब जैसे ही आपका जो है सुनामी वाटर के अंदर, कौन से वाटर के अंदर, शैलो वाटर के अंदर एंटर करेगी, उसकी फिर आपका जो है क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्पीड या फिर आपका जो हाइट है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे कर कर। बट अगर वो आपका वेवलेंथ गेट्स रिड्यूस्ड एंड द पीरियड रिमेन अनचेंज व्हिच इंक्रीजेस द वेव हाइट, अगर वो आपका कहीं पर शैलो वाटर वाली साइड आपका देखने को मिली तो फिर उससे क्या हो जाएंगी, उससे धीरे धीरे कर कर आपका चीजें अलग। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहीं पर आपका शैलो वाटर वेव्स को आपका देखता हूं, या जो ऐसी हाइट होती हैं जिनको अपन शैलो जगह देखते हैं, ऐसी जगह को अपन कहते हैं शैलो वाटर वेव्स। इसको क्या कहा जाता है, शैलो वाटर वेव्स। और सुनो और सुनो और सुनो, कहां कहां पर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होंगी, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तुमको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाली आपका जगह मैंने पढ़ाई थी, अगर मुझे याद है और तुम्हें भी याद है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का आपका जो इलाका है वो अटलांटिक ओशन में ऐसे कर कर ये पूरा इलाका, ये जो आपका अटलांटिक ओशन वाला इलाका, रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में आपका जो है तुमको ऐसे कर कर आपका जो दिखाई देगा। और ये फिर आपका क्या करता है, इस रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में सडन वॉल्केनिक इरप्शन भी आपका देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोस भी देखने को मिलेंगे। और यहां पर आपका जो क्या होंगे, लगातार एकदम से आपका जो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि हाइट्स को आपका चेंज करती रहेंगी, और यहां पर आपका ज्यादातर जो वेव हाइट वगैरह होंगी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया एटसेट्रा, ये आपका चीजें। अब जैसे वो कोस्ट पर पहुंची तो सुनामी वेव्स रिलीज करती है अपनी एनर्जी, और उससे क्या होता है, उससे टर्बुलेंटली लैंड आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, पोर्ट सिटीज जितनी भी बनी हुई होंगी वो डिस्ट्रॉय, स्ट्रक्चर उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। सो सुनामी आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पर्टिकुलरली अलोंग द कोस्ट ऑफ अलास्का। अलास्का कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए का पार्ट, जापान, फिलीपींस एंड अदर आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया एटसेट्रा। अब इसके बाद अगर और आगे बढ़ोगे, सो आफ्टर रीचिंग द कोस्ट द सुनामी वेव्स रिलीज इनॉर्मस एनर्जी, और जो उनके पास एनर्जी पहले से होती है वो क्या करेगी, अब जितने भी आपका पोर्ट सिटीज होंगे, टाउन्स होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, सेटलमेंट होंगे, उनको सबको इंपैक्ट कर देगी। Since the coastal areas are densely populated, the world over these also centers of intense human activity, तो यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, लाइफ और प्रॉपर्टी को आपका इसका क्या हो जाएगा, लॉस देखने को मिलेगा, एंड मच हायर बाय अ सुनामी एज कंपेयर टू अदर नेचुरल हजार्ड्स कोस्टल एरिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुमको बताऊं तो देखना जरा ध्यान से, सुनामी कैन बी असेस्ड थ्रू द विजुअल्स ऑफ बांदा एके, ठीक है, ये इंडोनेशिया, ठीक है, विजुअल्स थे प्रेजेंटेड इन द बुक प्रैक्टिकल, और वो दे रखा है तुमको। अनलाइक द अदर नेचुरल हजार्ड, द मिटिगेशन ऑफ हजार्ड्स क्रिएटेड बाय सुनामी इज डिफिकल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लॉसेस आर ऑन अ मच लार्जर स्केल। अब मैंने तुमको बताया भी था कि 2004 वाली आपका जो इंडिया में सुनामी आई थी उसने किस लेवल पर आपका डिस्ट्रक्शन किया था। अब ये जो डिस्ट्रक्शन आपका हुआ तो इससे लाइफ और डैमेज प्रॉपर्टी आपका बहुत ज्यादा देखने को मिली, जो कि इंपैक्ट आपका हमको डाल गई। इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट और द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट इसमें क्या कर लेगी बेचारी, थोड़ी ये पानी आ रही है इधर से और आपका भाई साहब मोदी जी कर रहे हैं, और वो भाई साहब इधर से आपका शक्तिमान प्रेशर लगा दिया और वो सारी वेव नीचे। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो है वो आ रही है तो वो तो आपका जो है मोदी है थोड़ी कि मोदी जी ने आपका देख लिया, हाँ अब वहां भगवान आ जाए तो भैया वो आपका पीछे हो जाएगी, पर मोदी जी तो आपका आएंगे तो मोदी जी फूफा करते रहेंगे, ऊपर से निकल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? हेंस कंबाइंड एफर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल आर द पॉसिबल वे ऑफ डीलिंग विद द डिजास्टर। और 26 दिसंबर 2004, अब देखो तुम कितने लेवल पर आपका लॉस, लोगों की जान,
इंडिया हैज वॉलंटरी ज्वाइंड द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम आफ्टर दिसंबर 2004 सुनामी डिजास्टर। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है पेपर में आपके कि क्या इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम का इंडिया पार्ट है या नहीं है, तो हां बिल्कुल है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अपन जो चलेंगे वो चलेंगे अपने पास कहां पर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर। साइक्लोन भी आपका एक दिक्कत है हमारे साथ, बिल्कुल है सर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक चीज तो तुम्हें अब पढ़ में समझ में आ गई होगी कि एक तो सबसे पहले लो प्रेशर जोन होना चाहिए। जहां पर भी लो प्रेशर आपका एरिया देखने को मिलेगा, उस लो प्रेशर एरिया में आपका जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर यह देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर अराउंड विच हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लोस, हाई वेलोसिटी विंड देखेंगे। हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड अप टू 500 से लेकर 1000 किलोमीटर एंड वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ 12 टू 14 किलोमीटर। Tropical cyclone or hurricane is like a heat engine that is energized by the release of latent heat, an account of the condensation of moisture that the wind gather after moving over the ocean and seas। तो ज्यादातर एक बात तो हमको याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ तुमको देखना है, जैसे अगर तुम देखते हो तो ये जो आई वाला इलाका है ये तो आपका हाई प्रेशर जोन है, तो यहां तो आपका किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर ये आपका यहां पर तुम देखोगे तो ये तो शांत इलाका है, बट जो ये वॉल्स है ना, ये वाली जो आपका वॉल्स है, यहां पर आपका लो प्रेशर जोन। तो अगर ये लो प्रेशर जोन आपको देखने को मिलेगा तो इससे होगा क्या, यहां पर आपका जो है धमाकेदार बारिश, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन आपका जो देखने को मिलेगा उससे क्या होगा, उससे भी आपका दिक्कत। और फिर जो सबसिस्टेंस वार्म एयर है और डिसेंडिंग कोल्ड एयर है वो चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर नदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आपका चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज कह दो, और अगर तुम सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट इसका हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूं, ठीक। अब जैसे अगर तुम यहां पर देखते हो तो देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग साइंटिस्ट अबाउट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। हर किसी का अपना अलग अलग आपका फिनोमिना है, बट अगर मैं इनके इमरजेंस के बारे में आपका क्वेश्चन पूछूं तुमसे, देखो अगर मैं तुम्हारा टीचर होता ना तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट मार्क करवाता। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया और मैं तुम्हें दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं। क्या क्या फैक्टर हैं, कैसे कैसे आपका जो है इसकी इमरजेंस देखने को मिलेगी, उन फैक्टर्स के ऊपर अपन आपका बात कर लेते हैं। सबसे पहले लार्ज एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तो तुम्हें पहला पोर्शन क्या याद रखना है कि अगर तुमको आपका कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी साइक्लोन देखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उसके लिए वार्म और मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, और उसके अलावा लगातार लेटेंट हीट आपका क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। अगर लेटेंट हीट पास हो रही है तो तुम्हारा काम चल जाएगा। दूसरा पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वेटर के पास कभी भी कोई भी साइक्लोन बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसका रीजन पता है, क्योंकि वहां पर जो कोरियोलिस फोर्स है वो एब्सेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर तुम्हें आपका क्या लेकर आना है, अगर तुम्हें साइक्लोन लेकर आना है तो तुम्हारे पास कोरियोलिस फोर्स क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। अब कोरियोलिस फोर्स होगी तो उससे क्या होगा, उसके आने से आपका दिक्कत नहीं होगी और वो प्रेशर को आपका क्या करेगी, सप्लाई। तो 0 से 5 डिग्री आपका बेसिकली लैटिट्यूड तक नो साइक्लोन विल बी फॉर्म्ड, ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, अनस्टेबल कंडीशन। अब ये अनस्टेबल कंडीशन अगर तुम्हें देखने को मिलती है तो इससे क्या होगा, थ्रू द ट्रोपोस्फियर दैट क्रिएट्स लॉन्ग डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स। और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। इसको भी आपका याद रखना है। तो अगर तुमसे कल को इमरजेंस के बारे में आपका क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें आपका पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है वो, या तो वो कंडीशन पूछ ले, या फिर उसकी इमरजेंस पूछ ले, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन का आपका कंडीशन हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, आंसर यही होगा। चारों स्टेज लिखकर आ जाना। एक और चीज अगर लिखना चाहो, 27 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी बात ये ओशियंस पर ही आपका देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लैंड पे कल को आपका भाई साहब क्या कर दिया, साइक्लोन लेकर आ रहे हैं। आज तुम्हारा भाई आपका जो है साइक्लोन लेकर आएगा, कहां पे, भाई ने आपका जो है बिल्कुल लैंड पे साइक्लोन चला दिया। बेटा ऐसा नहीं होगा, रातों रात आपका पिटाई हो जाएगी, और बहुत पिटाई होगी भाई साहब। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, अब आते हैं स्पेटियो टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो एक बार पहले इसको लिख दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मास्टर इतनी बातें आपका जो है हमको समझ में आ गई हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो। लिख लिया? चलो अब देखो, अब अगर तुमको स्पेटियो टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेटियो मतलब आपका चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपका बात करूं तो हम पेनिसुलर ब्लॉक के आपका बारे में बात कर सकते हैं। पेनिसुलर ब्लॉक
शेप्ड सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। इधर कौन सा रीजन है, इधर बे ऑफ बंगाल आपको दिखाई देगा, इधर क्या है, अरेबियन सी है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया ऑल्सो ओरिजिनेट इन दीज टू इंपॉर्टेंट लोकेशन। या तो आपका अरेबियन सी में आएंगे और या फिर आपका बे ऑफ बंगाल में आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कल को जम्मू कश्मीर में आपका साइक्लोन आ जाएगा। अरे दादा, ऐसा नहीं हो पाएगा भैया। ऐसा अगर हो गया तो तुम्हारा साइक्लोन नहीं रहेगा, वो बवंडर बन जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं करना है। सुनिए इधर, अभी क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ओरिजिनेटिंग बिटवीन 10 to 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, येट इन द केस ऑफ बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर जो आपका जितने भी साइक्लोन बनेंगे तो वो ज्यादा बे ऑफ बंगाल में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। हेयर दे ओरिजिनेट बिटवीन 16 डिग्री, है ना, और लैटिट्यूड से आपका नॉर्थ में जाकर वेस्ट 92 डिग्री ईस्ट तक आपका ये जाते हुए तुमको दिखाई देंगे। जुलाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज स्टॉर्म शिफ्ट टू अराउंड 18 डिग्री, क्योंकि गर्मी आपका फिर आ जाती है जुलाई तक आते आते, और फिर वो 90 डिग्री ईस्ट आपका जो है बेसिकली सुंदरबन डेल्टा तक आपका शिफ्ट हो जाते हैं। उनका रेंज धीरे धीरे कर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सुन रहे हो ना तुम बात को, लिख रहे हो ना एक एक चीज। देखो चैप्टर आपका भले ही ऐसा लग रहा हो तुम्हें कि ये तो मैं बातें बिना पढ़े भी लिखाऊंगा, पर ये बातें एंड टाइम पे आपका याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ चीजें आपका समाज तुम्हें ऐसी बोल जाता है कि वो समाज की चीजें आपका ना बहुत ज्यादा लगती हैं। पर मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई आपका कोई जितना बुरा भी बोल रहा है ना, या कोई तुमसे ये भी कह रहा है कि कड़वा भी बोल गया, तो उसको ना थैंक यू बोला करो। वो कड़वी बातें जो है ना, वो तुम्हें आपका घर की जिम्मेदारियां, घर का प्रेशर, घर की आपका सारी चीजें जो तुम्हें माँ बाप तुम्हारे नहीं बताते हैं, उन सारी चीजों को आपका याद दिलाएगी। अगर वो एक एक चीज तुम्हें याद आ रही है ना, तो यकीन मानो कि तुम अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कुछ गलत होता है कुछ सही होने से पहले। तो अगर वो गलत तुम्हारे साथ आज हो रहा है, अगर लोग तुम्हें कुछ कह रहे हैं कि आपका तुमने ये नहीं किया, तुम आपका शायद आपका पीछे रह गए हो, भाई ये तो कोई डिसाइड नहीं करेगा। कोई पैमाने नहीं है कि मतलब आपका समाज में ऐसे पैमाने आपका लगा दिए हैं कहीं पर कि तुमने बेटा अगर आपका इंग्लिश पढ़ लिया तो तुम आपका, जब तुम बेकार हो, तुमने अगर आपका संस्कृत ले लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तुमने ह्यूमैनिटीज ले लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मैं साइंस वाला हूं यार, क्या बात कर रहे हो तुम, है ना भाई। जब मैं आपका जो है चीजें कर पा रहा हूं तो तुम फिर आपका क्यों नहीं कर पाओगे। मैं तो ये कहता हूं कि आपका जो पैमाने हैं, जिन लोगों ने आपका जो चीज करनी ही नहीं चाहिए, भाई जो चीज मैं करना ही नहीं चाहता, मैं नहीं पढ़ाना चाहता आपका साइंस, तो बात खत्म हो गई। अगर मैं साइंस आपका नहीं पढ़ाना चाहता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी में फेलियर हो गया मेरे। जो चीज मैं करना ही नहीं चाहता उस चीज को अगर ना करने पर मैं फेल कैसे हो गया भाई। नहीं हुआ ना मैं फेल, मैं पीछे कभी नहीं रुका, करूंगा कुछ ना कुछ। अगर ऐसा होगा तो अपन आपका यहां से भी अपनी मंजिल बना लेंगे। बस तुम्हें शर्त यह है कि तुम्हें करते जाना है, लगे रहना है, पर पता होना चाहिए कि तुम्हारा मकसद क्या है। योर वाई शुड बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग टू गिव यू विंग्स फॉर द फ्यूचर। अगर वाई समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़े। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। It was mentioned that the energy to the tropical cyclone comes from latent heat released by the warm moist air। तो कौन सी एयर आपका देखने को मिल रही है? warm moist air आपका यहां पर देखने को मिलेगी। Hence with the increase in distance from the sea, the force of the cyclone decreases, कम होती जाएगी। In India, the force of cyclone decreases with increase in the distance from the Bay of Bengal। जितना जितना दूरी आपका जो है जाती रहेगी, जितना आपका जो सी है हमारी या जो ओशन है, उससे जितनी आपका दूरी देखने को मिलेगी, उस दूरी से होगा क्या, उससे दूरी से आपका उसकी कंप्शन या जो आपका फीचर है वो कम हो जाएगा। सो द कोस्टल एरियाज आर ऑफन स्ट्रक बाय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। Often this result is abnormal rise in the sea level known as storm surge। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टॉर्म सर्ज। और बेहोश मत हो जाना कि भैया क्या पूछ लिया ये स्टॉर्म सर्ज, मैं तो पूरा पेपर पढ़कर आया था, मैं तो ये पढ़कर आया था कि साइक्लोन कैसे आएंगे कैसे होंगे, फिर वो यहां से आपका क्वेश्चन उठा दिया स्टॉर्म सर्ज। लो हो गया काम। अब बेहोश, मुझे पानी पिला दो, मैं तो आपका यहां आया था। अरे पानी बाद में पिलाएंगे, पहले ये याद करो। दिस रिजल्ट इज इन्यूडेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर फील्ड, डैमेजिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब होता क्या है,
और कॉन्सिक्वेंसेज अगर देखोगे तो एनर्जी टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका धीरे धीरे कर बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर तुम देखोगे सो एन्यूडेशन ऑफ लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट बाय द राइज ऑफ वाटर इन द चैनल एंड इट स्पिल ओवर प्रेजेंटेड इन द कंडीशन ऑफ फ्लडिंग। अब देखो ऐसे आपका जो है बड़े बड़े आपका जो है जहां पर अमीर घर है, देखो भैया अगर कभी फ्लड्स आता है ना, जैसे अब फ्लड की तरफ आ गए यहां पर, है ना, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन से आगे की कंडीशन बढ़ चुकी है, अब अपन फ्लड्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो फ्लड क्या है, जैसे अगर मान लो फ्लड आ गए हैं तो ये भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं कि ये अमीर का इलाका है और ये गरीब का इलाका है। पानी तो भैया हर जगह भर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। बारिश आ रही है तो लगातार सबको ही आपका बारिश डुबो दे रही है। तो स्पिल ओवर प्रेजेंटेड द कंडीशन ऑफ फ्लडिंग, और अनलाइक द नेचुरल डिजास्टर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड, है ना। इसके मतलब हम आपका क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। फ्लड्स आर रिलेटिवली स्लो इन अकरेंस, आराम आराम से आते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात आपका फ्लड आ गया, है ना। विद एक्सपेक्टेड टाइम इन अ ईयर, जब आपका हमारे पास क्या होता है मॉनसून वगैरह, तो उस समय ज्यादा आपका देखने को मिलती है। और ऐसे इलाके जो कि आपका बेसिकली लो लेवल पर हैं या जिनका आपका बेसिकली क्या है इलाका नीचे है, वहां पर ज्यादा आपका देखने को मिल जाते हैं। फ्लड्स कैन बी कॉज्ड ड्यू टू अ स्टॉर्म सर्ज इन अ कोस्टल एरियाज, high intensity rainfall for a considerable long time period, melting of ice and snow, reduction in the infiltration rate of present, और ये फिर आपका धीरे धीरे कर जो सॉइल इरोजन वगैरह होता है उसके लिए भी आपका क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेंगे, समझ गए मेरी बात। इसके बाद फ्लड अकर फ्रीक्वेंटली ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया हैविंग डिजास्टर रेमिफिकेशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्लड्स इन साउथ साउथ-ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज particularly in China, India and Bangladesh are frequent and equally disastrous. Once again, unlike the natural disaster, human beings play an important role. फ्लड लाने में भी आपका हमारा ही योगदान है। हम क्या हैं, लालची हैं। बोला करो, मतलब दो चार बार ना आपका बोल दिया करो कि हम लालची हैं, तो हमको आपका याद रहता है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, इनडिस्क्रिमिनेटेड डिफॉरेस्टेशन, सब पेड़ काट देंगे रातों रात। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी 2023 की आपका रिपोर्ट आई है, 2023 की क्या रिपोर्ट आई, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अब ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई, इस फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अंदर अगर मैं तुमसे बात करूं 2021 के कंपैरिजन में, तो भैया जो आपका एक मध्य प्रदेश नाम का स्टेट है उसमें रिडक्शन देखने को मिला है फॉरेस्ट में। 96 स्क्वायर किलोमीटर से आपका जो है बेसिकली वो कम होता चला गया है और अब वो 80s की कंडीशन में आपका आ चुका है। मतलब तुम सोचो कि 2 साल में हमने कितने पेड़ आपका तबाह कर दिए। लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, तुम समझ रहे हो। इसलिए इसको वन प्रदेश भी कहा जाता है। पर अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो आप ये भी देख लेंगे कि आने वाले समय में फिर आपका जो है वन ही खत्म। अब लगाओ कहां लगा रहे हो, तो फिर वो दिक्कतें हैं। मतलब लोग देखने आते हैं, उसकी ब्यूटी को समझो तुम, है ना। तो ये क्या हो रहा है, कॉलोनाइजेशन के टाइम पर फ्लड प्लेन्स एंड रिवर बेड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज that play an important role in increasing the intensity, magnitude and gravity of floods. Various states of India face heavy loss of lives and property due to recurrent floods. अब इसके लिए क्या बनाया गया, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नेशनल फ्लड कमीशन आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन इन इंडिया। अगर तुम देखते हो तो शोज द फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया आर असम, वेस्ट बंगाल, बिहार। कोसी नदी याद आ रही है, कोसी मैंने पढ़ाई थी, सोरो ऑफ बिहार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज मोस्ट ऑफ द रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ओकेजनल फ्लड। ये भी आते रहते हैं। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब आर ऑल्सो गेटिंग inundant in recent decades due to flash flood। अब यहां पर भी आपको फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कभी पूरा साफ। दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ मॉनसून एंड बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, जो हमारे गटर समय के साथ आपका पट गए, उनकी सफाइयां नहीं हो रही हैं, ये बड़ी दिक्कत है। समटाइम्स तमिलनाडु एक्सपीरियंस फ्लडिंग। अब वो कब होती है, जो अभी समय गया है नवंबर दिसंबर के टाइम पर, वहां बाढ़ आ जाती है, भयंकर बारिश, क्योंकि रिट्रीटिंग मॉनसून उसमें क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इससे एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट है, ह्यूमन सेटलमेंट आपका इंपैक्टेड है। कहां कहां पर, एक आसाम हो गया क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर आपका जो उधर देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, नदन गुजरात, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर आपका इंपैक्ट देख रहे हैं। फ्लड्स डू नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड वैल्यूएबल क्रॉप्स बट उसके अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका इंपैक्टेड है।
जैसे रोड हो गए, रेल हो गए, ब्रिजेस हो गए। मिलियंस ऑफ पीपल आर रेंडर्ड होमलेस एंड आर ऑल्सो वॉश डाउन अलॉन्ग विद द कैटल इन द फ्लड्स। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुमने देखे होंगे जिनकी जीवन याचिका उनके कैटल्स के ऊपर चल रही होगी, उनके कैटल्स ही उनके आपका रोजगार हैं, तो उन कैटल्स को आपका समझना पड़ेगा कि अगर भाई वो खत्म हो गए तो फिर कैसे आपका उनकी जीवन याचिका चलेगी। तो ये भी एक समस्या है। However, floods also make a few positive contribution। अब तुम सोचोगे कि यार ये फ्लड्स आए हैं तो इनसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या मिल सकता है, सब तो नेगेटिव ही हो रहा है। देखो सुनो, एक तो फ्लड आपका क्या डिपॉजिट करते हैं, फर्टाइल सिल्ट लेकर आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, जिससे बाद में एग्रीकल्चर फील्ड क्या हो जाते हैं, क्रॉप्स के लिए आपका स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इनसे क्रॉप्स पर आपका इंपैक्ट पड़ेगा। मजुली असम इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, is the best example of food paddy crops after the annual flood in the ब्रह्मपुत्र। अगर तुम देखोगे तो इस इलाके को याद कर लो, ये सबसे पूरे वर्ल्ड में, मतलब तुम सोचो इंडिया में भी नहीं, वर्ल्ड में लेवल पे आपका इतना बेनिफिशियल है। इनसिग्निफिकेंट बेनिफिट इन कंपैरिजन टू द ग्रेव लॉस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज अवेयर ऑफ द मीनिंग्स क्रिएटेड बाय फ्लड्स एवरी ईयर। और जो कंस्ट्रक्शन है, जो फ्लड प्रोटेक्शन एम्बांकमेंट्स हैं, फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और बाकी सारी चीजें आपका लगातार चलती जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे रिमूवल ऑफ ह्यूमन इंक्रोचमेंट आपका जो है लगातार होता रहता है, रिवर चैनल्स आपका चेंज होंगे, फ्लड प्लेन्स कैन बी अदर स्टेप्स ऑल्सो। साइक्लोन सेंटर में प्रोवाइड रिलीफ इन कोस्टल एरियाज विच आर हिट बाय अ स्टॉर्म सर्ज, ये भी एक आपका जो है बेसिकली दिक्कत। अब एक और शब्द आ गया, कौन सा, ड्रॉट्स। समझ रहे हो मेरी बात, ड्रॉट्स। द टर्म ड्रॉट इज अप्लाइड टू एन एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। समझ रहे हो मेरी बात, अगर मान लो आपका किसी भी इलाके में पानी की आपका समय के साथ क्या हो जाए, शॉर्टेज आपका देखने को मिले, कम पानी आ रहा है, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन हो रही है, बारिश आपका कम हो गई, रेनफॉल आपका नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उससे क्या हो रहा है, अब जो रिजर्वायर वगैरह का पानी है, जो आपका ग्राउंड वाटर है, वो भी समय के साथ आपका कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका यूज भी तो हमें आपका ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल रातों रात सब खत्म कर देने हैं। तो इन सारी चीजों को आपका बचाने के लिए ये ड्रॉट्स आपका जो है बेसिकली आ जाते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर के अंदर आपका बन सकता है। कैसे कैसे ड्रॉट्स हैं? एक है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। क्या होता है ये? सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबे समय से, समझ रहे हो मेरी बात, लंबे समय से आपका जो कोई चीज चली हुई आ रही है, ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क्ड द माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम ओवर द टाइम एंड स्पेस। अब बारिश ही नहीं हो पा रही है। उसके बाद एग्रीकल्चर ड्रॉट, मतलब ऐसा मान लो कि जो सॉइल मॉइस्चर है, ड्रॉट्स हैं, ये आपका बेसिकली क्या हो जाते हैं, जितने नेसेसरी हैं क्रॉप्स के लिए वो नहीं हो पा रहे हैं। फिर अगर तुम देखोगे तो एरिया हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप अंडर इरिगेशन, और उसमें आपका ड्रॉट आ गए। फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेज एंड रिजर्वायर लाइक एक्वाफायर, लेक्स, रिजर्वायर, ये सब आपका क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन की वजह से कम हो जाए। फिर आते हैं इकोलॉजिकल ड्रॉट, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एज एन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जहां पर क्या हो रहा है, जो इकोसिस्टम है वो आपका प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, उसके चक्कर में आपका जो है बेसिकली हमारे पास जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है पानी की, वो एक प्रॉब्लम है। तो मैंने तुमको अभी तक कौन कौन से बताया, मेट्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल ड्रॉट। अब जो ड्रॉट प्रोन इलाके हैं, इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन हेवीली डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपका बरसात नहीं हो रही है, रेनफॉल ही नहीं हो पा रही है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि आपका वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आर टू अकंपनिंग फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। अगर कहीं पर आपका सूखा पड़ गया तो भी दिक्कत है, एक्सेसिव फ्लड आ गई तो भी दिक्कत है। हमको चाहिए रेनफॉल, पानी चाहिए प्रॉपर आपका, जिससे क्या हो सके, जिससे आपका ये इलाके बिल्कुल आपका पानी के साथ बंधे रहे। नियरली 19% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री and 12% of its total population suffer due to drought every year. About 30% of country's total area is identified as drought prone, around 50 million people. अब यहां पर आपका धीरे धीरे कर क्या होता जा रहा है, जो पानी है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर आपका कम होता हुआ जा रहा है, और जब पानी आपका कम होता हुआ जा रहा है तो उससे क्या हो रही है, चीजें आपका समझ के बाहर होती जा रही हैं, और फिर आपका लोगों के पास प्रेशर हो जाता है। जैसे आजकल आपका पानी पीने के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन में आता है, कई सारे आपका म्युनिसिपल शहरों में
जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली की बात कर लें चलो, तो वहां पानी नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। 3-3 दिन 4-4 दिन में हरियाणा से आपका जो जितने भी जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं वहां पानी 3 दिन में मिलता है, तो वो स्टोर करके रखना पड़ता है, उनको कीमत समझ में आ रही है। बेंगलोर जैसे आपका बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पानी आपका क्या हो जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अब तुम सोचो कि इतनी परेशानियां हैं तब भी लोग आपका उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल वेरिएशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब हमें पता थोड़ी है कि इस साल आपका बारिश हो, अगले साल बारिश हो, इस साल आपका सूखा पड़ जाए, अगले साल सूखा पड़ जाए। लालीना अल्लीना दुनिया भर के आपका क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो हमें उन चीजों की आपका डिपेंडेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। Thus, droughts are widespread and common phenomena in most part of the country, but these are most recurrent and severe in some are not in the others. अब देखो एक्सट्रीम ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज में जैसे आपका अरावली हिल्स, दैट इज मरुस्थली एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, है ना, इन वाले रीजन्स में आपका आ जाते हैं। तो ये तुम आपका देख सकते हो कि यहां पर 90 mm से भी आपका कम क्या हो रही है, बारिश आपका देखने को मिल रही है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ड्रॉट्स के? ड्रॉट्स हैव कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल। इससे क्या क्या हो सकता है, एक तो क्रॉप फेलियर हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, सबसे पहला क्या हो गया, क्रॉप फेलियर। अब उसके अलावा आपका जो है इसको पूरा जैसे आपका फॉर्डर्स हो गए, फॉर्डर्स आपका जिसको हम कहते हैं त्रिंकाल, इनएडिक्वेट रेनफॉल रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ वाटर जलकल, है ना, शॉर्टेज ऑफ इन ऑल थ्री त्रिकाल, है ना, ये सारी चीजें आपका देखने को मिल गई। तो अगर ऐसा आपका देखने को मिल रहा है तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगी और फिर बहुत सारी आपका डिसीजेस जैसे कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे आपका फैलने लग जाते हैं। ड्रॉट्स हैव बोथ इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो इमीडिएट हमको दिख जाते हैं, एक बहुत समय के बाद आपका दिखाई देंगे, जिससे सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट आपका क्या हो जाता है, चेंज। अब प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन फॉर विक्टिम्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्डर एंड वाटर फॉर कैटल एंड शिफ्टिंग ऑफ पीपल, बहुत जरूरी है हमको आपका। अगर ऐसा अगर ड्रॉट्स आ गए तो फिर ये सारी चीजें आपका हमारी इंपैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपका बेसिकली सूखा नहीं पड़ना चाहिए। क्रॉप फेलियर हो गया तो अनाज की दिक्कत हो जाएगी। वैसे अनाज की दिक्कत आपका इंडिया में नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास इतना राशन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो भैया वो अगर अगले 2-3 साल तक भी आपका अगर तुमको अनाज फ्री में बांटे तो भी उसके पास अनाज खत्म नहीं हो पाएगा, इतना अनाज का स्टोरेज है हमारे पास। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, कहां कहां पर आपका बेसिकली ग्राउंड वाटर कितना है, और इसके ऊपर भी आपका गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए कि हर घर में आपका ग्राउंड वाटर पानी आपको बनवाना ही बनवाना है। एक टंका होना चाहिए जिसको हम कभी भी यूज करेंगे। पहले के जमाने में लोग बनाते थे, इसीलिए बनाते थे ताकि आपका क्या हो सके, ताकि अगर आपका कभी जरूरत पड़ जाए तो उसको प्रॉपरली यूज कर सके। क्लियर है मेरी बात? Have you ever read about blocking roads of Srinagar or disruption of rail services by stone falling off कोंकण रेलवे? ऐसी आपका तुमने देखी है कि पूरी की पूरी रोड ही टूट गई, ये पूरा नीचे आ गया खिसक के। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज लैंडस्लाइड। ठीक है, अब लैंडस्लाइड आपका कैसे आ रही है, तो रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेडरॉक, और लैंडस्लाइड आपका जो है एकदम से आपका भयंकर लेवल पे क्या कर रही है, एक तो अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज्यादा, मैक्रो और रीजनल फैक्टर आपका इसके बहुत सारे हैं, और अलग अलग इंफॉर्मेशन आपका इसकी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इन अ प्रिसाइज स्टेटमेंट एंड जनरलाइज द अकरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ लैंडस्लाइड। मैं अगर कोई डेफिनेशन आपका बतानी शुरू करूं ना तुमको इसकी कि भाई एक कोई प्रिसाइज डेफिनेशन है, आंसर इज नो, है ना, सडन मूवमेंट है। अब होगा क्या इससे, फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन कॉजुअल रिलेशनशिप विद द कंट्रोलिंग फैक्टर लाइक जियोलॉजी, जियोमॉर्फिक एजेंट। अब जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, इसके अलावा आइस हो सकता है, इसके अलावा आपका जो है बाकी आपका सारी चीजें हो सकती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडिया हैव आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जोन्स। अब अलग अलग जोन्स के हिसाब से आपका क्या हो रहा है, अलग अलग जोन्स के हिसाब से आपका नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स आपका अलग अलग डिवाइडेड है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जो लैंडस्लाइड के हिसाब से आपका जोन डिवाइड किए हैं, तो एक तो सबसे पहले वही वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, समझ रहे हो मेरी बात, कहां पर, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है, कहां पर, जो आपका हमारे यंग माउंटेन्स है। अब यंग माउंटेन्स है तो उसमें सडन लैंडस्लाइड आपका देखने को मिल सकती है। तो एक तो हिमालयाज वाला रीजन हो गया, अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन हो गया। हाई रेनफॉल रीजन कहां पर मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल सकते हैं, नीलगिरीज देखने को मिल सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखने को मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक, और उससे क्या होता है, उससे आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, रोड्स हैं, ये आपका बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये आपका चेंजेस हो जाएंगे।
high vulnerability zone, areas that have almost similar condition to those of very high। अब इन दोनों में आपका बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखें तो दोनों लगभग आपका क्या है, कॉम्बिनेशन इनका सेम है। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर, ये लगभग आपका कैसे दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे। सो असम आर इंक्लूडेड इन द हाई वल्नरेबिलिटी जोन, और जो इधर भी आपको दिखाई देगा। अब आते हैं मॉडरेट से लो वल्नरेबिलिटी जोन की तरफ। ऐसे इलाके जहां पर कम प्रेसिपिटेशन हो रहा है बट वो ट्रांस हिमालयाज वगैरह एरियाज ऑफ लद्दाख, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, अनएडुलेट येट स्टेबल रिलीफ, लो प्रेसिपिटेशन एरिया इन द अरावली, रेड शैडो जोन, फिर उसके अलावा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेट्यू, है ना। इनमें क्या हो रहा है, इनमें आपका लैंडस्लाइड लगातार चलती जा रही है। और जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरला, ये वो रीजन्स हैं जहां पर आपका बेसिकली वल्नरेबिलिटी जोन हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो तुम्हें पता ही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कुछ दार्जिलिंग की आपका जगह छोड़ दूं, या फिर आपका जैसे कार्बी एंगलोंग वाला डिस्ट्रिक्ट असम में वो छोड़ दूं, तो बाकी सारे रीजन्स भी आपका हमको क्या है, बहुत ज्यादा आपका बेसिकली लैंडस्लाइड से प्रभावित दिखाई देंगे। तो एक क्वेश्चन आपका तुम्हारा यहां से भी बन सकता है कि लैंडस्लाइड के आपका वल्नरेबिलिटी जोन कौन से हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट कर अपने मार्क कर लीजिएगा। आसान है ये, है ना, तुम इसको याद आराम से कर सकते हो। एक बार समझ जाओगे तो फिर आपका आसानी से उसको लिख के भी आ जाओगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, रिलेटिवली स्मॉल एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, बट इससे क्या हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस हो सकता है, चैनल ब्लॉकिंग हो सकती है, क्यों, रॉक फॉल्स की वजह से, डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड एंड लॉस ऑफ लाइफ इन द प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो मेक स्पेटियल इंटरेक्शन डिफिकल्ट, इससे क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, और एरियाज आपका जो है इंपैक्टेड रहेंगे। मिटिगेशन पर आ जाते हैं। मिटिगेशन क्या होता है, जैसे मान लो मिट्टी आई और मिट्टी आकर आपका जो है बेसिकली, ये मान लो आपका हमारा क्या है, ये हमारा आपका जो है एक कोई यहां पर इलाका है डैम का, तो जो मिट्टी ऊपर से आ रही है टूटकर वो यहां पर आपका इकट्ठे होने लग जाती है डैम के आसपास। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट एरिया स्पेसिफिक मेजर टू डील विद लैंडस्लाइड, restrictions on construction and other developmental activities such as roads and dams, limiting agriculture to valleys and area with moderate slopes, and control the development of large settlement in the high vulnerability zone should be enforced, है ना। And this should be supplemented by some positive action like promoting large scale afforestation, पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, construction of bunds to reduce flow of water, उसके अलावा आपका क्या कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग आप बढ़ा सकते हो इसके ऊपर, टेरेस फार्मिंग अच्छी हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह में, और उसके अलावा हिल्स स्टेट वेयर झूमिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रिविलेंट, वहां पर आपका जो है तुम इसको बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका हम देखते हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, है ना, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, एम्बार्कमेंट, डाइक्स, रिजर्वायर, ये सब हम आपका कर सकते हैं, और बहुत सारी आपका हमारी नेबरिंग स्टेट में भी ये होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, दैट डिजास्टर कैन बी नेचुरल और रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और इसकी हमें आज नीड है कि हमें इसे क्या करना है, हमें इससे आपका जो है अगर या तो कम कर दें, खत्म करने की तरफ भी काम कर सकते हैं, या अगर कुछ नहीं हो पा रही हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। अब उनको 3 स्टेज में आपका बातचीत की गई है। एक होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, एक कौन सा होता है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला समझ लेते हैं ना, एक एक कर आपका मैं तुमको समझाता हूं। पहला होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम आपका जो है बेसिकली सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपका क्या करोगे, फिर डिजास्टर की आपका प्रिपेयर्डनेस करना शुरू करोगे, है ना, जितने भी आपका वल्नरेबल इलाके हैं उनमें आपका प्रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। फिर उसके अलावा डिजास्टर की प्लानिंग करोगे, प्रिपेयर्डनेस आपका शुरू कर दो, और बाकी सारे स्टेप ले लो। दूसरा स्टेप कब आता है, दूसरा स्टेप आता है जब डिजास्टर आ गया होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर। ड्यूरिंग डिजास्टर के टाइम पे क्या होता है, रेस्क्यू करो, रिलीफ ऑपरेशन चलाओ, इवैक्यूएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर, रिलीफ कैंप्स, वाटर फूड सप्लाई करो, फिर कैंपेन चलाओ, मेडिकल पहुंचाओ, और फिर एक जो तीसरा आता है वो आता है पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन।
उसके बाद कैसे आपका रिहैव करना है, फिर उसकी रिकवरी कैसे करनी है, कंसंट्रेशन कैसे आपका अच्छी करनी है, बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आपका तुम अगर कर पाते हो तो ये तीनों स्टेप्स आपका मेजर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि आपका इन तीनों स्टेजेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यही बातें आपका मैंने कहां पर लिखी हैं, ये तीनों बातें आपका मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। इन तीनों मेजर से हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस टू अ कंट्री लाइक इंडिया। हम इससे आपका लड़ सकते हैं। 2/3 of its geographical area and equal proportion of its population vulnerable to disaster। अब यहां पर भी आपका दिक्कत है, क्योंकि अगर डिजास्टर आपका होता रहेगा तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया था, एक बिल पास किया था जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट बिल ऑफ 2005 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ आपका स्टेप्स हैं जिसको हम आपका क्या कर सकते हैं, जिसको हम आपका रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो जरा एक बार भाई जल्दी से आपका देख लो और लिख दो कमेंट सेक्शन में आपका समझ में आ गया है। लिख लिया इतना? चलो अब देखो, अब मेरी बात समझो। कुछ क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया इस चैप्टर से रिलेटेड। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव फ्लड्स इन विंटर। अब बेटा मैंने तुमको आपका पढ़ाया है कि रिट्रीटिंग मॉनसून नाम की एक चीज है, और रिट्रीटिंग मॉनसून आपका कहां पर आता है, ये आता है आपका बेसिकली विंटर्स के टाइम पर। इसको किस और नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के नाम से। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये कहां पर बारिश करेगा, तो ये इलाके में आपका बारिश करेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या तुम्हें इसमें कोई ऐसी आपका जगह दिखाई दे रही है? अब देखो असम में तो नहीं करेगा, ये वेस्ट बंगाल में नहीं करेगा, तो कौन सी स्टेट आपका दिखाई दे रही है, तमिलनाडु। आंसर डन। नेक्स्ट, फार लेस ड्रामेटिक डिजास्टर। अब ये कौन सा आ गया भाई, अब जो हमको पता ही लगता है ड्रामा सबसे ज्यादा है इसमें, तो भैया वो लैंडस्लाइड कभी भी आ जा रही है जब मन कर रहा है उसका भाई साहब। इसके बाद नेचुरल डिजास्टर आर रिलेटिवली स्लो मूवमेंट इन कंपैरिजन टू हजार्ड, सडन एंड कॉज लार्ज स्केल डिजास्टर इन कंपैरिजन टू हजार्ड, रिलेटिवली स्मॉल स्केल। वहां ऐसा मत करना कि जो बड़ा दिखाई दे रहा है वही लगा दूंगा, पर आंसर तो ऑब्वियसली वही आएगा कि जो सबसे बड़ा है उसी को आपका आंसर है, क्योंकि वो एकदम सडन कॉज्ड है उनके, है ना, जो नेचुरल डिजास्टर है। इसके बाद द कॉज फॉर द फ्लड इन इंडिया इज ड्यू टू। अब देखो भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन है, तो इसमें तुम्हें आपका भैया जो डिफोरेस्टेशन आपका दिखाई दे रहा है, जितने ज्यादा पेड़ काटोगे उतने ही ज्यादा आपका फ्लड्स के रीजन। अब और क्या रह गया, व्हाई आर देयर मोर अर्थक्वेक इन द हिमालयाज एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब इसका रीजन आपका तुमको पता होगा कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट आपका मैंने तुमको पढ़ाई थी, एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट, वो भैया स्पीड है उसकी, और आपका एक जैसे तुम देखते जाओगे ना तो वो हर सेंटीमीटर आपका हर साल खिसकती हुई जा रही है। अब जैसे वो खिसकेगी तो उससे क्या होगा, उससे आपका कोलाइडेशन होगा, और ज्यादातर जो आपका जोन्स है हमारे, जो अपर जोन्स है और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जोन है, ये आपका हाई लेवल पर आपका अटके हुए हैं। तो उससे क्या होगा, जो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होगी, जब आपका दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो एनर्जी प्रेसिपिटेट, और एनर्जी जब आपका रिलीज होगी तो उससे ज्यादातर इलाकों के अंदर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हजार्ड बिकम अ डिजास्टर, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि व्हेन इट बिकम्स एक्टिव अ डिजास्टर कॉजेज लॉसेस टू प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल, ये भी एक बात है। इसके अलावा व्हाई आर देयर मोर ड्रॉट्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। अब उसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर आर लेस रेनफॉल, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून विंड्स बिकम वीक एज दे रीचेस इनटू दीज एरियाज। अब देखो एग्जांपल के तौर पर मान लो यहां पर आपका जो है बारिश आ रही है, ये सीधे मॉनसून टकराया, बट इधर वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये तो रेन शेडो जोन हो गया। अब इन रेन शेडो जोन में आपका क्या होगा, बारिश कम होगी ना कंपैरेटिवली, तो उसके कंपैरिजन में जो सेंट्रल वाला और वेस्टर्न इंडिया वाला आपका इलाका है वो कम रेनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर है। इसके बाद व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, तो ये तुम बता दोगे कि धीरे धीरे कर आपका रिस्क ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज वल्नरेबिलिटी वाली तरफ। एक्सट्रीम ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज, फिर उसके अलावा कौन कौन से रीजन है वो तुम्हें मैंने पढ़ाए हैं, और उसमें फिर एक सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया, फिर मॉडरेट ड्रॉट प्रोन एरिया, ये तुम आपका बता दोगे। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बताना भाई, है ना। उसके अलावा हैव मेड एन इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ मोर देन 1200 अर्थक्वेक। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि लगभग 1200 से ज्यादा अर्थक्वेक को इन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया है, और एनालाइज कर आपका उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, और उसके हिसाब से कैसे जोन्स डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, क्या कहते हैं इसको, जोन 5। और जोन 5 का इलाका कौन कौन से हैं, एक तो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाद आपका हिमालयाज,
इसके अलावा हाई डैमेज रिस्क जोन, इसमें भी आपका उत्तराखंड हिमाचल वाले इलाके, उसके अलावा मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, फिर उसके अलावा लो डैमेज, और फिर अच्छा इसमें एक और रीजन आपका रह जाएगा जिसको कहते हैं गुजरात, तो गुजरात आपका वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में जाएगा, और फिर वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, यहां पर तो आपका कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, जैसी मर्जी मारा मारी करते रहो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला कहीं भी चले जाओ। उसके बाद सोशियो एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये मैंने तुमको समझाए हैं, मुझे लगता है कि आपका तुम इसको अच्छे से लिख कर आओगे, ठीक है। तो भाई इसके साथ अब विदा लेने का समय आ गया है, और ये चैप्टर आपका अच्छे से पढ़ लेना ताकि तुम्हें आपका सारी चीजें समझ में आ जाए, और फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ बता देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन दिस ईयर will change everything. You are the only hope of your parents. Take care of yourself. Stay happy. Bye bye. Jai Hind.